इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर का फास्ट ट्रैक रिवीजन, जिसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन नंबर 32 सब सेक्शन 2, जो कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन के बारे में अपनी कहानी बयां करता है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि करंट असेसमेंट ईयर में किसी भी टाइप के इनकम का अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन सेट ऑफ किया जा सकता है। मतलब किसी भी टाइप ऑफ इनकम से, ठीक है, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो सेट ऑफ किया जा सकता है। जिस एक्सटेंट तक करंट ईयर में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है, उसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ब्राउट फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर सकते हो। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कितने पीरियड तक के लिए कर सकते हो, तो इनडेफिनिट पीरियड तक, यानी कि कोई टाइम लिमिट यहाँ पर नहीं है। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड अनअब्जॉर्व डेप्रिसिएशन के केस में आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, आपको सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड करने के लिए करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ करना है। डेप्रिसिएशन करंट ईयर का पहले आपको सेट ऑफ करना है। किसी भी प्रीवियस ईयर में ध्यान रहे, पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को आप सेट ऑफ कर लो। उसके बाद सेकंड रैंकिंग आता है ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस का। ठीक है, लॉसेस का जो है वो आपका सेकंड रैंकिंग आता है। उसके बाद आप अनएब्जॉर्व डेप्रिसिएशन जो ब्राउट फॉरवर्ड है उसका सेट ऑफ कर सकते हो। तो पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस, फिर ब्राउट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्व डेप्रिसिएशन को। तो इस रैंकिंग से ही आप सेट ऑफ वगैरह सब कर सकते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अनएब्जॉर्व डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में कुछ अदर बातें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अनएब्जॉर्व डेप्रिसिएशन के तहत सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रिस्पेक्ट में कुछ बातें। डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड आपका किया जाएगा भले ही एसएससी का बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, डिसकंटिन्यू हो जाता है सब्जेक्ट टू कंडीशन। जो एसएससी डेप्रिसिएशन क्लेम के लिए एलिजिबल था वही डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसएससी जो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऐसे सिचुएशन होते हैं जहां पर एसएससी अगर सेम नहीं भी होगा तो भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करके क्लेम कर सकते हो। अगर फर्म का सक्सेशन कंपनी के द्वारा हो जाता है, ठीक है, तो एक सक्सेशन का केस हो गया, या फिर प्रोप्राइटी कंसर्न जो होता है वो सक्सीडेड बाय कंपनी हो जाता है, या फिर कंपनी जो है वो एलएलपी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, या फिर आपका एमालगमेशन का केस है या डीमर्जर का केस है। एमालगमेशन का केस अगर है तो उस सिचुएशन में दो या दो से अधिक कंपनी का एमालगमेशन होता है, या फिर बैंकिंग कंपनी जो होती है उसका एमालगमेशन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के साथ होता है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स का एमालगमेशन होता है। उसके बाद जहाँ तक डीमर्जर की बात आती है, तो डीमर्जर की बात आती है तो दो या दो से अधिक कंपनी का डीमर्जर होता है, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स का डीमर्जर होता है आपस में। ठीक है, तो उस सिचुएशन में एसएससी का सेम होना आवश्यक नहीं है। अदरवाइज एसएससी जो होगा वो सेम होना चाहिए, तो बिजनेस डिसकंटिन्यू भी हो जाता है फिर भी डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है। अब आती है हमारी बात सेक्शन 38 सबसेक्शन 2 के रिस्पेक्ट में। एसेट्स नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर बिजनेस। कोई एसेट्स अगर एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज़ ना किया जा रहा हो तो क्या होगा, उस एसेट्स का डेप्रिसिएशन कैसे मिलेगा। बिजनेस पर्पस के लिए एक्सक्लूसिवली अगर यूज़ नहीं किया जा रहा है तो असेसिंग ऑफिसर आपका फेयर प्रोपोर्शन बताएगा, फेयर प्रोपोर्शन डिटरमाइन करेगा सारे रिकॉर्ड्स, फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखकर। और जितना प्रोपोर्शन आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो उतना प्रोपोर्शन आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल होगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने में क्वेश्चन ऑफ लॉ की एक चर्चा हम लोग करते हैं सम इश्यूज़ के रिस्पेक्ट में। तो अगर मान लो कि फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन चालू था, मतलब कमर्शियल प्रोडक्शन अब तक चालू नहीं हुआ है, ठीक है, और एसेट्स जो होता है वो मतलब एसएससी ने कुछ फंड बोरो करके रखा था। ठीक है, यहाँ पर कमर्शियल प्रोडक्शन चालू होता है, ठीक है, उससे पहले एसएससी ने फंड बोरो करके रखा हुआ था। अब जहाँ तक बात करते हैं जो फंड बोरो करके रखा हुआ था उसका कुछ पोर्शन जो है वो तत्काल जो है उसने बैंक में जमा करवा दिया, तत्काल कुछ पोर्शन बैंक में जमा करवा दिया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो उस सिचुएशन में सवाल ये उठता है, जो ये फंड था ये बोरो करके आपने लाया था, ये जो बोरो करके फंड लाया था उसको तत्काल जो है डिपॉजिट कर दिया बैंक में, तो बोरो करने पर आपको इंटरेस्ट का पेमेंट देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर बैंक से आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल प्रोडक्शन होने से पहले, मतलब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड, मतलब कमर्शियल पीरियड आपका जो स्टार्ट हुआ है उससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, इंटरेस्ट पेड को कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलकर कैपिटलाइज किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि कैपिटल
एसेट्स बोरो करने के लिए तो हम लोगों ने देखा था अब तक, ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन हो गया या पुट टू यूज़ आपका हो गया, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन या फिर पुट टू यूज़ विच एवर इज़ अर्लियर तक आपका क्या होगा, कैपिटलाइज किया जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि इंटरेस्ट के केस में, मतलब तत्काल जो बोरोड फंड से इंटरेस्ट का गेन हुआ था, ये वाला जो इंटरेस्ट है बैंक से मिला था, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, ना कि इनको आप नेट ऑफ कर सकते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं एक और इशू, मद्रास हाईकोर्ट का केस है। यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या स्टैंड बाय इक्विपमेंट पर भी डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। तो यहाँ पर मद्रास हाईकोर्ट क्या क्या कहता है कि भले ही ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इक्विपमेंट को आपने यूज़ ना किया हो, फिर भी स्टैंड बाय इक्विपमेंट पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। ये मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है, साउथर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का केस। अब जहाँ तक हम लोग सीबीडीटी सर्कुलर की बात जहाँ तक करते हैं, ठीक है, सीबीडीटी सर्कुलर एक बीओटी प्रोजेक्ट, ठीक है, एक प्रोजेक्ट आपने सुना होगा बीओटी, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसपोर्ट, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को आप क्या बोलते हो, बीओटी प्रोजेक्ट बोलते हो। इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर क्या बोला, इसके रिस्पेक्ट में बोर्ड ने एक तरह का क्लैरिफिकेशन दिया है, ठीक है। अब जहाँ तक बात होती है सरकार की ज़मीन है, सरकार की ज़मीन पर बीओटी प्रोजेक्ट के तहत रोड या फिर हाईवे जो है कोई एंटिटी बनाती है, और उसका एज ए कंसिडरेशन सरकार उसको क्या करती है, सरकार की ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन है वो सरकार की है, ठीक है। तो उस पर क्या होता है कि रोड या फिर हाईवे को एंटिटी बनाती है, कोई एंटिटी मान लो एंटिटी है यहाँ पर, ये हाईवे या फिर रोड वगैरह सब का कंस्ट्रक्ट की। अब सरकार जो इनको कंसिडरेशन देगा ये बनाने के बदले में, तो ये सरकार जो कंसिडरेशन देता है वो टोल चार्ज, जो टोल फीस जो होता है वो कलेक्ट करने का राइट दे देता है। सरकार यहाँ पर टोल फी कलेक्ट करने का राइट दे देता है, ठीक है। तो रोड और हाईवे जो बनाने का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, उसका जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है, ठीक है, तो अब जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो होता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अब उस पर आप उसको आप कैपिटल नेचर का एक्सपेंस बोलकर, ठीक है, जो रोड आपका एसेट्स है इस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए ओनरशिप क्राइटेरिया पूरा करना होता है, और यहाँ पर ओनरशिप क्राइटेरिया सरकार के पास है, केवल आप टोल फीस कलेक्ट करते हो। बोर्ड ने ऐसा क्लैरिफिकेशन में बताया। बोर्ड ने और क्या कहा, बोर्ड ने और कहा कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जितने साल के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी के हिसाब से रोड का लाइफ होता है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जो होता है, अगर मान लो कि जो रोड को क्रिएट करने का टाइम लगा हुआ होगा, कंस्ट्रक्शन करने का ये सब टाइम लगा हुआ होगा, ठीक है, तो जितना खर्चा आपका जाता है, जितना खर्चा जाता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उसका आप डिडक्शन ले सकते हो इक्वली, मतलब डिफर्ड एक्सपेंडिचर इसको आप बोल सकते हो। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं सीबीडीटी का क्लैरिफिकेशन के बाद, हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन, पावर जनरेशन यूनिट के रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन आपका आता है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 1। क्लॉज नंबर 2 में हम लोगों ने नॉर्मल डेप्रिसिएशन देखा था, और 2A में हम लोगों ने एडिशनल डेप्रिसिएशन देखा था। तो ये क्लॉज नंबर 1 आता है। ये क्या बोलता है, तो ये आपका बोलता है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 1 में पावर जनरेशन यूनिट के रिस्पेक्ट में डेप्रिसिएशन की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अब जहाँ तक बात करते हैं जितने भी आपके टेंजिबल एसेट्स थे, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर, ठीक है, या फिर इंटेंजिबल एसेट्स थे जो कि होली या पार्टली ओन्ड बाय एसएससी थे और बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, तो उस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर जनरेशन यूनिट ने कोई गुनाह नहीं किया, उनका भी टेंजिबल और इंटेंजिबल पर डेप्रिसिएशन मिलेगा। यहाँ पर एसएससी के पास ऑप्शन होता है, पावर जनरेशन यूनिट करने वाले एसएससी के पास ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, या फिर ब्लॉक ऑफ एसेट्स के WDVV मेथड पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन को पढ़ते वक्त भी देखा था कि अगर ये वाला मेथड ऑप्ट करते हो तो आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का फ़ायदा मिलेगा। अगर मान लो कि एसएससी स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा तो फिर उसको नॉर्मल डेप्रिसिएशन ही केवल मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर WDV मेथड ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर डेप्रिसिएशन आप क्लेम करते हो तो रिस्पेक्टिव प्रोविजन में आपको नॉर्मल और एडिशनल दोनों डेप्रिसिएशन मिलेगा।
अब आपका नॉर्मल डेप्रिसिएशन और या फिर आप स्ट्रेट मैथ लाइन मेथड से जाओ, नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, डब्ल्यू कैलकुलेट करो, एसएलएम से कैलकुलेट करो, लेकिन एक क्राइटेरिया हमेशा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि डेप्रिसिएशन एक्चुअल कॉस्ट से कभी भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, इस केस में भी अगर लेस देन 180 डेज पुट टू यूज़ का कंडीशन है तो उस सिचुएशन में रेस्ट्रिक्शन रहेगा डेप्रिसिएशन क्लेम करने का, 50% तक आपका रेस्ट्रिक्शन रहेगा। तो ये कुछ बातें हम लोगों ने जानी। अब हम लोग कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। स्पेशल ट्रीटमेंट अगर पावर जनरेशन अंडरटेकिंग जो होती है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करती है। ठीक है, और जिस पर आपने एसेट्स लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया है एसएलएम मेथड से, उस पर क्या उस एसेट्स को बेचता है, सेल करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, सेल करता है या फिर ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर दो ट्रीटमेंट होगा, ध्यान रहे। अगर पावर जनरेशन अंडरटेकिंग है, आपको याद रखना ये बात कि अगर पावर जनरेशन अंडरटेकिंग है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम करती है तो आपका दो ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, एक ट्रीटमेंट होगा आपका जो एक्चुअल कॉस्ट होता है, उस सेल प्राइस होता है, उसमें एक्चुअल कॉस्ट माइनस करने के बाद आपका सेक्शन 50A के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सेक्शन 50A के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। पहली बात तो ये याद रखनी है आपको, फर्स्ट ट्रीटमेंट, अगर जिस एसेट्स पर आप स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन क्लेम करते हो तो उस एसेट्स के रिस्पेक्ट में सेल प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, आपका सेल प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। सेकंड ट्रीटमेंट की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, ठीक है, सेकंड ट्रीटमेंट की बात करते हैं, सेल प्राइस को आपको कंपेयर करना है डब्ल्यूडीवी के रिस्पेक्ट में। डब्ल्यूडीवी प्रीवियस ईयर में जो आपका आता है, तो डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या हुआ, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद आपकी जो वैल्यू आती है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर में वो डब्ल्यूडीवी यहाँ पर देखना है। तो डब्ल्यूडीवी, ठीक है, और इस साइड में डब्ल्यूडीवी अगर आता है तो हो सकता है कि सेल प्राइस ज़्यादा हो डब्ल्यूडीवी से, सेल प्राइस ज़्यादा हो डब्ल्यूडीवी से। तो यहाँ पर सेक्शन 41 का सब सेक्शन 2 बोलता है, ये सेक्शन 41 डीम्ड इनकम के बारे में बताता है। ठीक है, डीम्ड इनकम के बारे में। तो 41 का सब सेक्शन 2 क्या बोलता है कि ये आपका बिजनेस इनकम कहलाएगा, बिजनेस इनकम कहलाएगा। लेकिन मान लो, मतलब अगर फ़ायदे का सौदा है तो अगर मान लो कि इससे कंपेयर करके सेल प्राइस ज़्यादा मिला आपको, ठीक है, सेल करने पे, लेकिन अगर घाटे का सौदा यानी कि सेल प्राइस आपका कम मिला तो ये आपका 32 सब सेक्शन 1 में टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलकर आपको डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन जैसे आपका एलिजिबल होता है, अलाउड होता है, वैसे ही आपका अलाउड हो जाएगा डेप्रिसिएशन की तरह, यानी कि टर्मिनल डेप्रिसिएशन के नाम पर अलाउ हो जाएगा। ये सेक्शन 32 का सब सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3 बोलता है। तो क्लॉज नंबर 1, क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 2A और क्लॉज नंबर 3, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जाना। तो आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट ध्यान देनी है। फर्स्ट ट्रीटमेंट हम लोगों ने क्या देखा कि सेल प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट जो है वो आपका 50A के तहत शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। दूसरा कंपैरिजन आप डब्ल्यूडीवी से करोगे, डब्ल्यूडीवी से करोगे। इसके बाद हमारा जो सेक्शन आता है जिसको हम लोगों ने पहले से देख रखा है। अब हम लोग कुछ बात और यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर सब्सिडी और ग्रांट के रिस्पेक्ट में कुछ और बातें करते हैं। यहाँ पर सब्सिडी और ग्रांट के रिस्पेक्ट में हम क्या जानेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो भी सब्सिडी या फिर ग्रांट होती है, अगर सब्सिडी किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए या किसी एसेट्स के एक्विजिशन के रेफरेंस के साथ दिया गया है कि भैया उसी को आप एक्वायर करो, तो एक्सप्लेनेशन 10 सेक्शन नंबर 43 का सब सेक्शन 1 उसको उसमें कंसिडर किया जाएगा, यानी कि 224 के तहत आपका इनकम नहीं माना जाएगा, 224 के तहत आपका इनकम नहीं माना जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि एक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का केस आता है, सेल का केस, वो क्या बोलता है कि वेवर ऑफ लोन के बारे में, अगर लोन को किसी एसेट्स को खरीदने के लिए लिया गया था और उसका वेवर जो है सरकार कर देती है, तो वो अमाउंट जो होगा, जो वेवर किया गया है, वो कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से रिड्यूस होगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के केस में ऐसा बोला गया। उसके बाद हम लोग जहाँ तक बात करते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2016 में वो हमने यहाँ पर देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट
गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉर्पस के मैनर में, ठीक है, कॉर्पस के मैनर में क्या मिलता है, लोन या फिर आपका ग्रांट वगैरह सब मिलता है, ठीक है, ग्रांट वगैरह सब मिलता है कॉर्पस के मैनर में, लेकिन ठीक है ग्रांट या सब्सिडी, तो उस सिचुएशन में वो 224 के तहत इनकम नहीं माना जाएगा, 224 के तहत इनकम नहीं माना जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ICDS 7 के बारे में। ICDS 7 आपका क्या होता है, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, ICDS 7, ठीक है। अगर मान लो कि ग्रांट डेप्रिसिएबल फाइनेंशियल एसेट्स के रिस्पेक्ट में दिया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान से देना है। हमने यहाँ पर क्या देखना है कि ग्रांट 4 प्रकार से मिलते हैं। ICDS 7 ग्रांट या सब्सिडी के बारे में बताता है, जो कि सरकार से या फिर किसी अथॉरिटी एजेंसी से या बोर्ड से मिलता है। तो इस ग्रांट को आप जब भी देखोगे तो ICDS 7 याद आना चाहिए, और ICDS 7 में 4 बातें याद आनी चाहिए सब्सिडी ग्रांट देखते के साथ। क्या वो डेप्रिसिएबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में है, या फिर नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में है, या फिर कंपनसेशन के फॉर्म में दिया गया है, या फिर अदरवाइज है, आपको पहचानना है। अगर मान लो आपको लगा ऐसा क्वेश्चन को देखने के बाद कि डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में ग्रांट दिया गया है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ICDS 7 के हिसाब से ग्रांट डेप्रिशिएबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए अगर दिया जाता है तो उसको कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से रिड्यूस करते हैं, या फिर अगर ब्लॉक का एसेट्स का पार्ट है तो उस ब्लॉक में से रिड्यूस करते हैं, उस ब्लॉक ऑफ एसेट्स के WDV से रिड्यूस करते हैं। तो डेप्रिशिएबल ऐसे फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में है तो एसेट्स के खर्चे, एसेट्स के कॉस्ट में से रिड्यूस करेंगे। अगर नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में है तो, नॉन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में है तो जिस कंडीशन या ऑब्लिगेशन से ग्रांट दिया गया है, जैसे जैसे आप उस कंडीशन या ऑब्लिगेशन को पूरा करते चले जाओगे, ठीक है, वैसे वैसे ओवर द पीरियड आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। तो कंडीशन या ऑब्लिगेशन, जैसे कि मान लो कि आपको बोल देगा कि भाई आपको 3 साल में कंस्ट्रक्ट करना है, 20% जो है फर्स्ट ईयर में करना चाहिए, 30% इस तरह से बाकी 50%। तो ये कंडीशन को जैसे जैसे आप कंप्लाई करते गए, वैसे वैसे क्या करोगे, वैसे वैसे ओवर द पीरियड आप रिकॉग्नाइज करते चले जाओगे। अब कंपनसेशन के फॉर्म में अगर दिया गया है तो कंपनसेशन मतलब कंपनसेशन किस चीज़ के लिए, लॉस के लिए या किसी खर्चे के लिए, या फिर आपका इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट बोलकर ग्रांट या सब्सिडी आपको मिली है, तो जिस प्रीवियस ईयर में मिलता है, मिलने वाले प्रीवियस ईयर में इमीडिएट आपको इनकम माना जाएगा, मिलने वाले प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा, ठीक है। ग्रांट या सब्सिडी आपका मिलने वाला प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा। हमने 2 बातें देखी, डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स के रिस्पेक्ट में है तो ICDS 7 भी बोलता है कि आपको एक्चुअल कॉस्ट जो होता है उसमें से आपको रिड्यूस कर देना है। नॉन डेप्रिसिएबल एसेट्स के रिस्पेक्ट में है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉग्नाइज करना है, लेकिन कंपनसेशन है किसी लॉस के लिए, खर्चे के लिए या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट बोलकर, तो ग्रांट जिस प्रीवियस ईयर में मिलता है उसी प्रीवियस ईयर का इनकम माना जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं अदर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, अदर ग्रांट अगर मिलता है तो अगर मान लो कि इनके अलावा अदर ग्रांट है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मान लो ग्रांट है, किसी खास पर्पस के लिए दिया गया है, तो जैसे जैसे खर्च करते चले जाओगे वैसे वैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको इनकम बोलकर रिकॉग्नाइज करना है उस ग्रांट के पैसे को, वैसे वैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनकम बोलकर रिकॉग्नाइज्ड करना है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट या सब्सिडी के बारे में सर्कुलर बोलता है। आपको भी सब्सिडी मिलती है, जो आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस या फिर LPG का सब्सिडी जो आपको मिलता है, या फिर अदर वेलफेयर के नाम पे सब्सिडी मिलता है, ठीक है। तो 5 मई 2015 को बोर्ड ने सर्कुलर दिया, CBDT ने सर्कुलर दिया मई के महीने में, गर्मी के महीने में 2015 में, ठीक है। तो 2015 में सर्कुलर दिया, ठीक है। प्रेस रेफरेंस को जो प्रेस मीटिंग वगैरह सबको बुलाकर CBDT ने क्लैरिफिकेशन दिया, ठीक है। ये बोला यहाँ पर कि LPG सिलेंडर गैस का जो सब्सिडी आता है, या फिर किसी पर्सन या किसी बिजनेस कैपेसिटी पर अदर वेलफेयर सब्सिडी मिलता है पर्सनल या फिर किसी वेलफेयर के लिए भारत सरकार से, तो वो 224 के हिसाब से या फिर ICDS 7 के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। ICDS 7 के हिसाब से ट्रीट नहीं किया जाएगा, मतलब आपका इनकम वो नहीं माना जाएगा, सीधे शब्दों में कहा जाए तो। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा 32AC के रिस्पेक्ट में, 32AC और 32AD के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 32AC और 32AD के रिस्पेक्ट में मैंने आपको शुरू में ही सेक्शन 28 बताते वक्त में ही आपको बताया था कि 32AC और 32AD, ठीक है, ये 2 सेक्शन जो है वो
सॉरी 32 AD और एक 35 AD आएगा। ये दो सेक्शन को आपको गौर करना है, ठीक है, गौर करना है आपको। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं 32 AC के बारे में, इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी, नए प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करना। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको आप कहाँ पे करोगे, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करोगे। तो 32 AC और 32 AD दोनों एक ही एस्पेक्ट के बारे में चर्चा करता है, तो दोनों को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। 32 AC और 32 AD में बताया गया है कि न्यू प्लांट एंड मशीनरी में अगर आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक्चुअल कॉस्ट जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी का होगा उसका 15% का डिडक्शन मिलेगा, सब्जेक्ट टू अदर कंडीशन, अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोविजंस का, ठीक है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि 32 AC के बारे में, ये किसको मिलेगा, 32 AC किसको मिलेगा, यानी कि कौन एलिजिबल होगा, इंडियन कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी जो इंडिया में आर्टिकल या थिंग प्रोड्यूस करने का काम करती है, इंडियन कंपनी हो या फिर फॉरेन कंपनी तो निश्चित तौर पे आपका भारत में इंडिया के अंदर में आर्टिकल या थिंग प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने के काम में इंगेज्ड हो, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका ये लास्ट डेट है, आपका मतलब लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च 2017, ठीक है। तो ये 3 प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में ये सेक्शन लाया गया, ये AC वाला 32 AC वाला लाया गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर इंड अगर 31/3/2015 तक, यानी कि 15-16 में आपका जो एक असेसमेंट ईयर होगा वो 15-16, 16-17 और 17-18 के रिस्पेक्ट में बोला गया कि आपने, ठीक है, 25 करोड़ से अधिक इन्वेस्टमेंट किया है, 25 करोड़ प्लस, ठीक है, 25 करोड़ प्लस, 25 करोड़ प्लस, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, हम आपको 15% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट का डिडक्शन दे देंगे 32 AC के तहत। ये कंपनी SSE के बारे में बोला गया, कंपनी SSE के बारे में बोला गया। अब जहाँ तक बात करते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2016 में यहाँ पर एक बात बोली गई, ऐसी बात बोली गई जो 32 AD में पहले से दिया हुआ था, 32 AD की तरह यहाँ 32 AC में ये बात बोल दी गई। अब जहाँ तक बात करते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2016 ने बोला कि 31/3/2017 तक आप इन्वेस्ट कर दो, मतलब पहले क्या था कि एक्वायर एंड इंस्टॉल दोनों काम एक ही प्रीवियस ईयर में करना पड़ता था, 25 करोड़ से ज़्यादा का प्लांट मशीनरी खरीद के दोनों काम आपको एक्वायर एंड इंस्टॉल दोनों काम एक ही प्रीवियस ईयर में करना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं बोला गया, बोला कि हार्डशिप पड़ता था SSE पे, इसीलिए विद इन द टाइम आप अपने 25 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दो, तो जिस ईयर में आप इंस्टॉल करोगे, उस प्रीवियस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में आप इंस्टॉल करोगे उस प्रीवियस ईयर में आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 32 AC वाला, 32 AC वाला इंस्टॉल वाले प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ये बात आपके फाइनेंस एक्ट 2016 में बोली गई, आपके अमेंडमेंट वाली आपके सप्लीमेंट्री में भी ये बात आपको ध्यान देना है। अब जो आपका ये वाला न्यू प्लांट मशीनरी होगा उसको डेट ऑफ इंस्टॉलेशन के 5 सालों तक आपको ट्रांसफ़र नहीं करना है। अगर ट्रांसफ़र कर दिया तो ट्रांसफ़र वाले प्रीवियस ईयर में आपको कैपिटल गेन टैक्स तो लगेगा ही, 5 साल तक लॉक रहेगा आपका ये। अगर उससे पहले ट्रांसफ़र कर दिया तो आपको कैपिटल गेन तो जैसे लगता है वैसे लगेगा ही, साथ में जितना 32 AC में आपने डिडक्शन बोलकर क्लेम किया था वो ट्रांसफ़र वाले प्रीवियस ईयर में आपको टैक्स लग जाएगा उस अमाउंट पर। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर एमालगमेशन या डीमर्जर के कारण ट्रांसफ़र हुआ तब क्या होगा, एमालगमेशन या डीमर्जर के कारण 5 साल से पहले अगर अमालगमेटेड या रिजल्टिंग कंपनी को ट्रांसफ़र किया जाता है तो लॉक इन पीरियड वाले कंडीशन जो होते हैं आपके उसको वायोलेट नहीं माना जाएगा। लेकिन वो जो 5 सालों का कंडीशन है वो नई वाली कंपनी यानी कि अमालगमेटिंग कंपनी या फिर रिजल्टिंग कंपनी को कंप्लाई करना पड़ेगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपका ध्यान देना ज़रा, 32 AD में भी मैं कुछ बातें ऐसी बताऊँगा, 32 AD में भी कुछ बातें ऐसे ही बताऊँगा जो कि आपका मिलता जुलता रहेगा। हमने देखा था न्यू प्लांट एंड मशीनरी का डिफिनीशन, वो कहाँ पर देखा था, तो आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन को देखते वक्त में देखा था। इसमें मैंने आपको प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताया था। उसके बाद लास्ट में आपको एक व्हीकल लिखा हुआ था, व्हीकल।
अब वो प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि प्लांट के डेफिनेशन में साफ साफ जो है, प्लांट के डेफिनेशन में साफ साफ जो है वो शिप एंड एयरक्राफ्ट वगैरह सबको भी डाला गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्लांट एंड मशीनरी में जो न्यू प्लांट मशीनरी है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, ऑब्वियसली इंक्लूड नहीं होगा, तो उस पर आपको ये वाला डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो व्हीकल हो गया, उसके बाद शिप हो गया, उसके बाद एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपके प्लांट एंड मशीनरी में नहीं इंक्लूड होगी। दूसरा कि अगर मान लो कि जो आपका ऑफिस अप्लाइंसेस होता है, ऑफिस अप्लाइंसेस इंक्लूडिंग कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑफिस अप्लाइंसेस कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता है। उसके बाद जहाँ तक प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अगर सेकेंड हैंड हो, तो अगर इंडिया या आउटसाइड इंडिया में पहले कहीं भी ऑलरेडी यूज़ हो चुका हो। दूसरा क्राइटेरिया था हमारा इंस्टॉल का क्राइटेरिया, अगर मान लो कि ऑफिस प्रीमाइसेस, रेजिडेंशियल एकोमोडेशन या गेस्ट हाउस में इंस्टॉल करते हो, तो फिर हम लोग यहाँ पर लास्ट वाला क्राइटेरिया जो एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी मैंने ये सब बताया था आपको, डेप्रिसिएशन या फिर अदरवाइज किसी भी प्रोविज़न में या फिर अदर प्रोविज़न में 100% इनकम टैक्स एक्ट के तहत डिडक्शन लिया जा चुका हो, तो वो सारे न्यू प्लांट एंड मशीनरी नहीं कहलाएंगे, ठीक है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी वो सारी चीज़ें नहीं कहलाएंगी, ठीक है। ये सारी बातें हम लोगों ने कुछ जाना न्यू प्लांट मशीनरी के रिस्पेक्ट में, 32 AC के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने 4 बातें जानी। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि 32 AC और AD के बारे में, 32 AD क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन फ़िलहाल हम लोग कुछ कॉमन बातें जान लेते हैं कि क्या क्या कॉमन है और क्या क्या अलग हैं। तो कॉमन बातें हम लोग जानते हैं। पहली कॉमन बात तो यही हो गई कि फाइनेंस एक्ट 2016 ने आपके AC में भी वो बात डाल दिया, 32 AC में भी वो बात डाल दिया कि जिस प्रीवियस ईयर में आप एक्वायर करते हो, ठीक है, आप एक्वायर कर लो सारे कंडीशन का कंप्लाई करते हुए विद इन स्पेसिफाइड टाइम, लेकिन जिस प्रीवियस ईयर में आप इंस्टॉल करते हो उस प्रीवियस ईयर में जाकर आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात कॉमन क्या हो गई कि दोनों में आपका इन्वेस्टमेंट जो होगा वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी में ही करना है, दोनों सेक्शन में न्यू प्लांट एंड मशीनरी में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा न्यू प्लांट एंड मशीनरी में, दोनों का सेम क्राइटेरिया है। फिर इंस्टॉल के 5 सालों तक लॉक इन करके रखना है, आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो अमालगमेशन वगैरह सबको केस को छोड़ के, ठीक है। तो ये दोनों में सेम है, ठीक है, दोनों में सेम है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी का, न्यू प्लांट एंड मशीनरी का एक्चुअल कॉस्ट का जो डिडक्शन मिलेगा वो दोनों में 15% के रिस्पेक्ट में मिलेगा। 15% दोनों में बताया गया है, रेट 15% बताया गया है, इन एडिशन टू नॉर्मल डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन, ठीक है। और एक बात और कि ये दोनों प्रोविज़न जो होते हैं आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब आपका अलग अलग प्रोविज़न को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। पांचवी बात जहाँ तक हम लोग करते हैं कि आपका जो है कंप्यूटर जो होता है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी के डिफिनेशन में साफ साफ एक्सक्लूड किया गया है, ऑफिस अप्लाइंसेस है तो भी। लेकिन मान लो कि अगर प्रोडक्शन सिस्टम में या फिर प्लांट एंड मशीनरी का इंटीग्रेटेड पार्ट अगर कंप्यूटर होता है, ठीक है, प्रोडक्शन सिस्टम या प्लांट एंड मशीनरी का, तब वो न्यू प्लांट के डिफिनेशन में पक्का आएगा, दोनों केस में ये बात एप्लीकेबल है। उसके बाद छठी बात हम लोग जहाँ तक देखते हैं कि WDV ऑफ जो ब्लॉक होता है, ब्लॉक ऑफ एसेट्स में, तो ये वाला जो अलाउंस होता है, ये 32 AC या AD वाला जो अलाउंस होता है वो WDV में से कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, WDV ऑफ ब्लॉक में से कभी भी रिड्यूस नहीं होगा, भले ही आपका ICDS ऐसी कुछ चर्चा करे या फिर करता होगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन जो होता है वो एक्ट को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता, और ICDS नोटिफिकेशन से आया है, इसलिए इस अलाउंस को कभी भी यहाँ पर आप रिड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको अलाउंस रिड्यूस करने के लिए बोला तो चलेगा, लेकिन ये वाला अलाउंस आपको 32 AC और AD वाला रिड्यूस नहीं हो सकता है। सातवीं बात जहाँ तक हम लोग करते हैं कि प्लांट एंड मशीनरी को पुट टू यूज़ करने का यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि भाई लेस दैन 180 डेज़ वगैरह वगैरह। पुट टू यूज़ आपका लेस देन 180 डेज़ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका डिडक्शन 50% तक रिस्ट्रिक्टेड होगा, ये केवल डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में था। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, एक और पॉइंट आ सकता है आपका कि जो 32 AC और AD होता है वो मतलब यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो होता है
दोनों डिडक्शन एक साथ क्लेम कर सकती है कोई कंपनी, तो कंपनी एसएससी होना जरूरी है 32 एसी के लिए। ठीक है, तो कोई कंपनी ही ऐसा कर सकती है कि दोनों कंडीशन को एक साथ पूरा कर सके, क्योंकि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब हम लोग 32 एडी के बारे में बात करते हैं। 32 एडी के बारे में बात करते हैं, दोनों सेक्शन को हम लोग मिला जुला के पढ़े, आपको ध्यान रहे। अब ये 32 एडी अलग कैसे हो गया 32 एसी से? ये 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 अप्रैल 2020 के तक में अगर कोई एसएससी जो होता है 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1/4/2020 के बीच में, ठीक है, तो 32 एसी हम लोगों ने जो देखा था उसका लास्ट डेट आपको याद रखना है इस बार ध्यान से, 31 मार्च 2017 तक में इन्वेस्टमेंट करना है, 31 मार्च 2017 तक में। यहाँ पर बात करते हैं कि कोई एसएससी हो वो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 अप्रैल 2020 के बीच में अगर कोई एसएससी जो होता है, ठीक है, कोई भी एसएससी, एनी एसएससी। अब वो वाला जो था 32 एसी जो था आपका, वो केवल कंपनी एसएससी के रिस्पेक्ट में था, ये एनी एसएससी के रिस्पेक्ट में बताया गया है। यहाँ पर आपका प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल एंड थिंग करता है, वहाँ भी प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल या थिंग ही था। ठीक है, अब यहाँ पर 4 स्पेसिफाइड एसेट्स हैं, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, और उसके बाद वेस्ट बंगाल। इन सब स्टेट के, इन 4 स्टेट के, ध्यान रहे, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, इन 4 स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड एरिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइड एरिया में, ये स्टेट में कहीं पर भी नहीं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो एरिया में अंडरटेकिंग का सेटअप करता है। ठीक है, उस एरिया में क्या बनाता है, अंडरटेकिंग का सेटअप करता है। ठीक है, जिसके लिए अब सेटअप करने के लिए तो आपको न्यू प्लांट एंड मशीनरी खरीदना ही पड़ेगा, तो उस न्यू प्लांट एंड मशीनरी के एक्चुअल कॉस्ट का 15% का डिडक्शन मिलेगा। जिस प्रीवियस ईयर में न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर एंड इंस्टॉल किया, अगर एक्वायर करके इंस्टॉल नहीं किया तो आपको इंस्टॉल वाले प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। अब जो इंस्टॉल के बाद 5 सालों तक आपका जो प्लांट मशीनरी को बेच नहीं सकते हो या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, वो सेम टू सेम 32 एसी वाला है, 32 एसी वाला था। अब ये 5 साल के बाद, 5 सालों के से पहले ट्रांसफ़र नहीं कर सकते लॉक इन पीरियड, लेकिन वहाँ पर जो था 32 एसी में जो था वो एमालगमेशन या डीमर्जर के केस में एमालगमेटिंग कंपनी या फिर रिजल्टिंग कंपनी के हैंड में आपको अलाउ हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही नहीं है, एमालगमेशन और डीमर्जर वाले ही नहीं हैं, उसके अलावा भी कुछ केसेस हैं। उसके अलावा भी क्या क्या हैं, फर्म का कन्वर्जन अगर कंपनी में होता है, प्रोप्राइटरशिप का कन्वर्जन अगर कंपनी में होता है, कंपनी का कन्वर्जन अगर एलएलपी में होता है, ठीक है, या फिर आपका ये सब जो है आपके सेक्शन नंबर 47 का कंडीशन को पूरा करते हुए होना चाहिए, तो उस परिस्थिति में नए वाले एसएससी को भी आप ये पूरा हुआ माना जाएगा। ठीक है, अब जहाँ तक न्यू प्लांट मशीनरी के डेफिनेशन की बात है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, वो सेम टू सेम 32 एसी जैसा है, 32 एसी जैसा है। तो ये बातें हमने जानी। अब कुछ डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, 32 एसी और एडी में क्या क्या डिफरेंस आता है। ठीक है, कॉमन पॉइंट हम लोगों ने देख लिया था, अब डिफरेंस देखते हैं। ये वाला 32 एसी केवल कंपनी एसएससी को अलाउ होता है, लेकिन 32 एडी जो है किसी भी टाइप के एसएससी को अलाउ होता है। 32 एसी में न्यू अंडरटेकिंग या फिर एंटरप्राइज का सेटअप करने का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन यहाँ पर न्यू अंडरटेकिंग या फिर एंटरप्राइज को सेटअप करने का क्राइटेरिया है। यहाँ पर केवल न्यू प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, यहाँ पर न्यू सेटअप भी होना चाहिए। 32 एसी जो होता है वो इंडिया में कहीं भी आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर या आर्टिकल और थिंग करने पर आपको मिल जाएगा, लेकिन ये वाला स्पेसिफाइड स्टेट के नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया के रिस्पेक्ट में कहीं मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपका ये असेसमेंट ईयर 15-16, 16-17 और 17-18 के लिए, और ये वाला आपका यहाँ पर क्या होता है कि आपका असेसमेंट ईयर 16-17 से लेकर यहाँ पर 20-21 तक, 16-17 से लेकर 20-21 तक। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर, तो ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि इन्वेस्टमेंट 1/4/2015 से लेकर 1 अप्रैल 2020 तक में करना पड़ता है। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 तक में करना पड़ता है। तो ये सारे कुछ हम लोगों ने डिफरेंस के बारे में देखा। ठीक है, तो इस तरह से 32 एसी और एडी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करते हैं 33 एबी के बारे में, सेक्शन 33 एबी। यहाँ पर हम लोग 33 एबी के साथ इनकम टैक्स का रूल पढ़ेंगे, रूल नंबर 7A, 7B और 8। 32 एबी के साथ रूल नंबर 7A, 7B और
रूल नंबर 8 भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि ये जब हम लोग ने पढ़ा था तो टी, कॉफ़ी एंड रबर के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, टी, कॉफ़ी और रबर वाले जो बिज़नेस होते हैं उसकी पूरी कहानी का यहाँ पर हम लोगों को पता चल जाएगा अगर इन सबको साथ में पढ़ते हैं तो। ठीक है, अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये रूल में आपने देखा था कि हम लोगों ने कुछ परसेंटेज को एग्रीकल्चर इनकम माना था और कुछ परसेंटेज को बिजनेस इनकम माना था इस स्पेसिफाइड रूल के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से पहले हम लोग रूल के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। रूल्स जो होते हैं इनकम टैक्स रूल, उसमें आपका 7 जो होता है वो रबर के रिस्पेक्ट में बताता है, रबर के रिस्पेक्ट में बताता है। उसके बाद जो आपका 7A के बाद आपका दूसरा रूल जो आता है वो आता है आपका रूल नंबर 8, 7B, और 7B के बाद आपका आता है रूल नंबर 8। अब जो रूल नंबर 7B है वो कॉफ़ी के बारे में बताता है, और ये जो है वो टी के बारे में बताता है, टी के बारे में बताता है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, हम लोग जहाँ तक बात करते हैं कि टी जो होता है जिसको आप कंज्यूम करते हो, ठीक है, टी जो होता है जिसको आप कंज्यूम करते हैं उसको अगर बेचने पर सेल किया जाता है तो 40% आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, 40% बिजनेस इनकम माना जाएगा और 60% एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। कॉफ़ी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कॉफ़ी जो होता है वो कच्चे फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, रॉ कॉफ़ी। रॉ कॉफ़ी क्या हो गया आपका, ग्रोन एंड क्यूर्ड। केवल ग्रोन एंड क्यूर्ड है तो वो कच्चा कॉफ़ी हो गया आपका। लेकिन अगर आपको पीने लायक बना दिया जाए तो ग्रोन, क्यूर्ड और उसके बाद रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ग्रोन, क्यूर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, सारा प्रोसेस इस पर हो गया है, मतलब आपको पीने लायक बना दिया गया है। उसमें कोई फ्लेवर मिला हो या फिर ना मिला हो, ठीक है, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं जैसे ग्राइंडियर वगैरह में पीस कर आपका तैयार करके दिया गया है, फ्लेवर मिलाया हो या ना मिला हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 40% का रेट है यहाँ पर बिजनेस इनकम कहलाने का, मतलब जो चीज़ें आप कंज्यूम कर सकते हो उसके रिस्पेक्ट में दोनों में रेट है 40%। इस तरह से आप रेट याद रख सकते हो। लेकिन कॉफ़ी का ये हाल है तो उसके बाद 25% यहाँ पर बिजनेस इनकम माना जाएगा। कॉफ़ी जो होता है वो अगर केवल आपका ग्रोन एंड क्योर्ड है तो उसके बाद 25% बिजनेस इनकम माना जाएगा, बाकी जो है आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। उसके बाद जहाँ तक हम लोग बात करते हैं रबर के केस में, अगर कोई पर्सन मतलब रबर का जो है वो खेती भारत में करता है और उसके बाद उसको बेचता है तो जो भी इनकम डिराइव होगा उसका 35% बिजनेस इनकम माना जाएगा। तो 35%, 25% और 40-40, इस तरह से हम लोगों ने अलग अलग भाग में देखा रूल्स के बारे में। अब कितना बिजनेस इनकम माना जाएगा और कितना आपका एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा उसकी कहानी हम लोगों ने देखी। अब हम लोग ये वाला प्रोविज़न देखेंगे, 33AB का जो आपका प्रोविज़न होता है उस प्रोविज़न के रिस्पेक्ट में अपनी चर्चा करेंगे। सेक्शन 30 मतलब जो आपका 33AB होता है उसको पढ़ते वक्त हम लोग कुछ वर्ड देखेंगे। एक टी डेवलपमेंट अकाउंट, ठीक है, दूसरा आप देखोगे कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट, ठीक है, और तीसरा यहाँ पर देखोगे रबर, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट, उसके बाद रबर अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट। ठीक है, अब इनको हम लोग एक ही नाम से पुकारते हैं, हम लोग इसको TCR अकाउंट नाम से बुलाएंगे। अपने समझने के लिए मैं TCR अकाउंट बोलूँगा। ठीक है, लिखने वक्त मैं आपको टी डेवलपमेंट अकाउंट, कॉफ़ी डेवलपमेंट अकाउंट, रबर डेवलपमेंट अकाउंट सब कुछ लिखना है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको TCR अकाउंट के नाम से बुलाऊँगा। ठीक है, अब जो भी SSC होता है, कोई भी SSC क्यों ना हो, ठीक है, वो इंडिया में चाय, कॉफ़ी या फिर रबर को ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस करता है। ठीक है, ग्रो एंड मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस करता है, तो उस परिस्थिति में ये प्रोविज़न उस पर एप्लीकेबल हो जाता है। इस प्रोविज़न के तहत आप नबार्ड या फिर आप जो है डिपॉजिट अकाउंट में जो TCR डिपॉजिट अकाउंट आपका था उसमें जितना पैसा जमा करते हो रिटर्न फाइल करने के डेट से तक में जाके जितना पैसा जमा करते हो, या फिर इस सेक्शन में डिडक्शन से पहले 33AB वाले डिडक्शन से पहले जो भी आपका PGBP का इनकम होता है, बिजनेस इनकम होता है। अब बिजनेस इनकम में हम लोगों ने अभी तक तो रूल के हिसाब से भी देख लिया कि कितना % बिजनेस इनकम और कितना % एग्रीकल्चर इनकम। बिजनेस इनकम जो भी होता है उसका 40%, बिजनेस इनकम जो भी होता है उसका 40%, विच एवर इज़ लोअर का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। 33AB के तहत विचेवर इज लोअर का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो डिडक्शन मिलेगा ये कंपोजिट इनकम से मिलेगा, यानी कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों इनकम को मिलाकर टोटल इनकम आप कैलकुलेट करोगे, कंपोजिट इनकम पर आपको डिडक्शन मिलेगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जो नबार्ड अकाउंट या फिर डिपॉजिट अकाउंट
जो भी हो, ठीक है, वो टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड या फिर रबर बोर्ड के स्कीम के तहत अप्रूव्ड होना चाहिए। ये जो है ये अप्रूव्ड होना चाहिए। तो ये नाबार्ड या डिपॉजिट अकाउंट अप्रूव्ड वर्ड आपको लगा देना है, ठीक है। अब जहाँ तक बात करते हैं कि ये डिडक्शन जो होता है वो ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ करने के पहले मिलेगा। मतलब आपका जो प्रीवियस ईयर से अनएब्जॉर्ब्ड लॉसेस था, ठीक है, उस सिचुएशन में आपने क्या किया था, मतलब प्रायोरिटी कैसे कैसे होगा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आपको 33AB जो है वो एडजस्ट करना है, 33AB एडजस्ट करना है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको एडजस्ट करना पड़ता है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करते हो, फिर ब्राउट फॉरवर्ड लॉसेस का करते हो, और फिर आप ब्राउट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन का करते हो। ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन पढ़ते वक्त में हम लोगों ने प्रायोरिटी देखी थी, ठीक है। तो सेट ऑफ कैसे कैसे किया जाता है कैरी फॉरवर्ड करके, तो ये वाला जो होता है सबसे पहले मिलेगा, सबसे आगे आगे यही वाला मिल जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि जो पैसे आपने जमा किए हैं नाबार्ड में या फिर डिपॉजिट अकाउंट में, उसको स्कीम के तहत स्पेसिफाइड पर्पस के लिए विड्रॉ करना पड़ता है। स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही केवल विड्रॉ किया जाता है, ठीक है। अब जहाँ तक स्पेसिफाइड पर्पस क्या है वो हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफाइड प्रीवियस ईयर के अलावा किसी कारण से ये जो डिपॉजिट आपने किया था डिपॉजिट अकाउंट में, TCR डेवलपमेंट अकाउंट में या डिपॉजिट अकाउंट में जो कि अप्रूव्ड है, या फिर नाबार्ड अकाउंट में, ठीक है, नाबार्ड के खाते में, तो वो जो पर्पस था आपका स्कीम के तहत होना चाहिए, और उसके अलावा किसी पर्पस के लिए विड्रॉ किया तो जिस प्रीवियस ईयर में आप जितना विड्रॉ करोगे उतना टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या फिर बिजनेस के क्लोज करने पर विड्रॉ किया तो टैक्सेबल हो जाएगा, फर्म का डिसॉल्व होने पर, ठीक है। या फिर आपका क्या बोलते हैं बिजनेस क्लोज, फर्म को डिसॉल्व भी नहीं कर सकते हो नहीं तो गए हो, क्लोज भी नहीं कर सकते हो नहीं तो गए हो, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ तक बात करते हैं मतलब इन सब दो केसेस में आपको टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन जहाँ तक बात करते हैं कि अगर एसएससी का डेथ हो गया, एसएससी ही टपक गया, ठीक है, तो उस परिस्थिति में, या फिर हफ का बंटवारा हो गया, ठीक है, उस परिस्थिति में, या कंपनी लिक्विडेट कर गई, अगर एसएससी कंपनी है लिक्विडेट कर गई, कंपनी हफ है उसका पार्टीशन हो गया, या फिर एसएससी इंडिविजुअल है उसका डेथ हो गया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में ये वाला डिडक्शन आपको मतलब टैक्सेबल नहीं कहा जाएगा, विड्रॉ मानकर इसको टैक्सेबल नहीं माना जा सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ विशेष बातें हो गई। यहाँ तक बात करते हैं हम लोग जो स्पेसिफाइड पर्पस जो मैंने बोला था, ये नाबार्ड में जो पैसे होते हैं या डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया गया पैसा वो क्यों निकाला जा सकता है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, जो स्पेसिफाइड पर्पस का जो आपका बिजनेस है उसके रिस्पेक्ट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए, नहीं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में केवल प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए, ठीक है। अगर स्पेसिफाइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन सब पैसों से किया, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो इसके तब तो ठीक है डिडक्शन मिलेगा, लेकिन उसके अलावा किया जो इन सब प्रोविजन में स्कीम में बताया गया रहेगा कि ये स्पेसिफाइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक है, तब तो मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि इसके अलावा किया, अगर स्पेसिफाइड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया इन पैसों से तो ठीक है, नहीं तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा उन खर्चों पे। लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी खरीदा तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, उन खर्चों का। और ये जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा मतलब आपको डिडक्शन कहने का मतलब ये है कि वो आपको टैक्सेबल नहीं माना जाएगा, मतलब स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आपने यूटिलाइज किया ऐसा माना जाएगा। और इस प्लांट एंड मशीनरी पर आप डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर सकते हो, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं कि अगर नॉन यूटिलाइजेशन किया या फिर मिस यूटिलाइजेशन किया तो क्या होगा, यानी कि कुछ और बातें अदर बातें हम लोग देखते हैं। विड्रॉ करने वाले प्रीवियस ईयर में अगर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, जिस प्रीवियस ईयर में आपने विड्रॉ किया है उस प्रीवियस ईयर में स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आपने यूटिलाइज नहीं किया, ठीक है, जो भी नाबार्ड या फिर डिपॉजिट अकाउंट के पैसे को, तो अगर फुल्ली या पार्टली यूटिलाइज नहीं किया स्पेसिफाइड पर्पस के लिए तो विड्रॉ वाले प्रीवियस ईयर में ही नॉट यूटिलाइज्ड पोर्शन पर बिजनेस इनकम बोलकर टैक्स लग जाएगा। अब जहाँ तक हम लोग बात करते हैं जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा था दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट जो आपको अलाउड है, ठीक है, अगर मान लो कि वो ऑफिस प्रीमाइस या रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, ऑफिस प्रीमाइस या फिर रेसिडेंशियल एकोमोडेशन या फिर गेस्ट हाउस में इंस्टॉल करता है, या फिर कंप्यूटर के अलावा अदर कोई ऑफिस अप्लाइंस है प्लांट एंड मशीनरी, तो यहाँ पर कंप्यूटर चलेगा लेकिन अदर जो है प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलेगा, अदर नहीं चलेगा, ठीक है। या फिर आपका मतलब क्या बोलते हैं अदर है,
ठीक है, अदर है या फिर ऑफिस प्रेमाइसेस वगैरह सब के रिस्पेक्ट में है, या फिर आपका क्या बोलते हैं ऑलरेडी डिडक्शन ले चुके हो प्लांट और मशीनरी में इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑलरेडी 100% डिडक्शन ले चुके हो, तो इस पैसों का मिस यूटिलाइजेशन माना जाएगा। और मिस यूटिलाइजेशन वाले प्रीवियस ईयर में जितना पैसा का आपका लोचा किया है उतना जो है टैक्सेबल हो जाएगा। अब जो स्कीम के तहत अगर आप एसेट्स खरीदते हो तो प्लांट एंड मशीनरी वगैरह सब खरीदते हो, तो उसको परचेस करने वाले प्रीवियस ईयर के एंड के, जिस प्रीवियस ईयर में परचेस किया है उस प्रीवियस ईयर के एंड के 8 सालों तक, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर के 8 सालों तक आपको होल्ड करके रखना है। अगर 8 सालों के लॉक इन पीरियड के पहले आपने ट्रांसफ़र कर दिया तो उस एसेट्स के रिस्पेक्ट में जो भी अब तक डिडक्शन लिया था 33AB सेक्शन के तहत, वो आपका वो ट्रांसफ़र वाले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। किस प्रीवियस ईयर में? तो ट्रांसफ़र वाले प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके साथ हमारा ये सेक्शन 35AB कंप्लीट होता है। बाकी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे।